आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी प्रेगनेंसी की। अभी इट्स बिन 2 years नाउ मदर बनने के बाद क्या क्या और चीज़ें हुई हैं वो मैं सारी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमारी मैरिज हुई थी 2014 में, शेरी हुआ 2018 में। 4 years का गैप था। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के। ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है ना कि पेरेंट्स बनने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बेबी की, फिर हमें सारी चीज़ें उनके हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं सारा। इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम हम अपने आप को दें, उसके बाद हम फिर प्लान करेंगे। हमने टेस्ट करा था नवंबर में। नवंबर से लेके फिर उसके बाद जो मुझे एक्सपेक्टेड डेट मिली वो मुझे मिली थी जुलाई में। मुंह का टेस्ट थोड़ा सा बिटर भी नहीं कह सकते, मतलब धीरे धीरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल ही चला गया। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है मुंह के टेस्ट को। उसके बाद फिर मेरे को सेंसेशन होने लग गई वॉमिटिंग की, फिर थोड़ा मूड स्विंग्स होने लग गए। धीरे धीरे जैसे जैसे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ आता गया, धीरे धीरे ये सारे चेंजेस बॉडी में आने लग गए। फर्स्ट मंथ के बाद सेकंड मंथ में हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे हमने चेकअप करवाया। उन्होंने रेगुलर एक टेस्ट किया, दोबारा से प्रेगनेंसी का इनफैक्ट उन्होंने टेस्ट किया। फिर वहाँ पे उन्होंने हमें एक्सपेक्टेड डेट बता दी जुलाई की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तब तक काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस आने लग गए थे। हाँ, एक चीज़ और भी हो रही थी, आई गेस सभी मदर्स के साथ होती। जैसे मैं जैसे स्टेयर्स चढ़ती थी, पहले मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर 1 month मेरे को जब मैं स्टेयर्स चढ़ने लगती थी तो मेरे को एकदम से सांस फूलने लग गया था। फिर हमने डिसाइड किया, आ जाओ, ये देखो उधर टेस्ट बड्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, सारे आई गेस डेड हो जाते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। तो मैंने जैसे बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड हम डॉक्टर के गए, हमने चेकअप करवाया सारा। ये अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही चल रहा है। फर्स्ट मंथ निकला, सेकंड मंथ में और ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई। जैसे कि मैं जैसे रोटी बनाती थी तो मुझे रोटी की बहुत स्मेल आती थी, मैं रोटी ना बना सकती थी ना मैं खा सकती थी। कभी हम कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज अगर मेरे को किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बाहर से अगर मैं निकल भी गई और मुझे स्मेल आ गई ना गार्लिक की या सोया सॉस की, तो फिर तो मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाना। मेरे साथ ऐसा होता था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ एटलीस्ट 4 month तक तो ये रही कि मेरे को रोटी की बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। पूरे 9 month ना मैंने डोनट बहुत खाया, मुझे डोनट बहुत अच्छा लगता था। किसी आउटलेट से या घर पे बना के किसी भी तरीके से मैं डोनट खाती थी। मुझे डोनट की बहुत क्रेविंग होती थी। हरी मिर्च की क्रेविंग मुझे बहुत होती थी। कच्ची चबा के खा लेती थी मैं बिना रोटी के। मिर्ची नहीं लगती, ना ही मैं उसके ऊपर से पानी पीती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ 3-4-5 month तक आई गेस चलती रही हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास गए। प्रेगनेंसी में जिन भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, आपका वाइटामिन्स हो गए, ये सारे टेस्ट करवाए उन्होंने। की रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने मेरे को सजेस्ट कर दिया क्या क्या मल्टी वाइटामिन्स लेने हैं, फॉलिक एसिड एंड ऑल, ये सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ लेती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। वो हमें एवरी मंथ आना है या आफ्टर 20 days या आफ्टर 25 days वो हमें दोबारा रिविजिट के लिए बुलाते थे, जिसमें अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, जिसमें कलर ड्रॉपलर भी आ गया, आपका ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी आ गए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी में रिक्वायर होते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, डॉक्टर ने हार्ट बीट जब सुनाई बेबी की, वो मुझे मोमेंट याद है। वो बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों वहीं थे। स्क्रीन पे दिखाया, हालांकि वो डॉक्टर ही समझ पाते हैं क्या चीज़ है, बट हाँ हमें हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तो इस तरीके से जब भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, हमने उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड्स वगैरह सब करवाए। मेरे को डॉक्टर ने जो मल्टी वाइटामिन्स वगैरह सजेस्ट करे थे वो सारे मैंने पूरे अपने टाइम पीरियड पे लिए। काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक का इशू है, ये सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ होम रेमेडीज़ भी फॉलो करती थी। ऑब्वियसली क्योंकि हम मेडिसिन ऊपर से कुछ और एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मदर के लिए और बेबी के लिए इफ़ेक्ट होती है। इस वजह से होम रेमेडीज़ पे मेरा ज़्यादा था कि सौंफ हो गए या मेथी दाना हो गए, कुछ इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद धीरे धीरे टाइम निकलता गया। मूड स्विंग्स तो मेरे पूरे टाइम पे रहे हैं। डेली इवनिंग में 5 o'clock या 6 o'clock मैं रोने लगती थी। हाँ, मेरे को रोना आता था, लिटरली इतना रोना आता था कि मतलब आंसू ही नहीं मेरे रुकते थे। और अराउंड में 2 hours रोती थी। अगर 6 बजे शुरू हुई ना तो 8:30 तक तो मैंने रोना ही रोना है।
क्या रीज़न है मुझे पता नहीं है, बस कमरा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो और मैं रो रही हूँ। मेरे हस्बैंड या मेरी मदर मेरे को कभी चलो बाहर घुमाते हैं, बाइक पे चक्कर काट आते हैं, या थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए किसी और चीज़ कोई और बात शुरू करते थे, बट स्टिल मेरे साथ सारे वो करते थे कि मैं ना रोऊं, बट जैसे ही वो 5 बजते थे 6 बजते थे मेरे को फिर से रोना आ जाता था। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। मैंने कहा ओके, फिर तो चल ही रही है चीज़, अब क्या कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर निकला था, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे वॉमिटिंग थी और क्रेविंग थी, एक ना स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, फिर ठीक होने लग गई ये सारी चीज़ें। 7 मंथ तक तो मेरे को वॉमिटिंग नहीं आती थी, बिल्कुल ठीक था। मैं नॉर्मल अपनी डाइट लेना, सारी चीज़ें जो मेरे को डॉक्टर ने, जैसे कि नारियल पानी, जूसेस, प्रॉपर एक फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो डाइट डॉक्टर ने मुझे बताई हुई थी, वो मैं प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो करती थी। 9 मंथ में अगर आप देखें तो अगर 4 वीक्स है ना, तो एवरी वीक हमने विजिट किया है, क्योंकि आफ्टर 8th मंथ ना डॉक्टर ने हमें बताया था कि किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है। हम रेडी थे, हमने बेबी बैग भी रेडी कर रखा था, सारी चीज़ें उसमें, बेबी के डायपर्स, बेबी के छोटे छोटे कपड़े जो हमें डिलीवरी के बाद चाहिए थे, और बेबी पाउडर, सोप, जो हमें डॉक्टर ने बताई थी सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई थी। मैटर्निटी बैग जो होता है प्रॉपर, मदर का गाउन हो गया, बेड शीट्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई थी। मतलब 9 मंथ में कभी भी किसी भी टाइम पे हमें नीड पड़ सकती थी इस चीज़ के लिए, तो इसलिए हम सारे रेडी रहते थे। तो 9 मंथ निकला, धीरे धीरे हम वेट कर रहे थे। जब 4th वीक आया तब जाके मुझे याद है 5th of July इज़ द लास्ट डे ऑफ माई 9th, मतलब कि 9th मंथ मेरा कंप्लीट हो रहा था 5th of July 2018 में, और 10th मंथ मेरा स्टार्ट होने वाला था 6th of July 2018। तो उस दिन मेरी तबीयत डाउन हो रही थी। आई डोंट नो उस टाइम पे मेरे को क्या, मेरा बीपी डाउन हो रहा था, बेबी की मूवमेंट रुक गई थी या स्लो हो गई थी। मैं उस दिन बस सो रही थी, मतलब मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, अगर आपको ऐसे कुछ इशू आ रहा है तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवा के मेरे को रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दो, मैं बताती हूँ। जिससे मैं अल्ट्रासाउंड करवा रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि जो वॉर्म होता है, जिसमें बेबी होता है, उसका वाटर बिल्कुल सूख गया है, तो आपको अभी अर्जेंसी में डिलीवरी करवानी पड़ेगी। आई वॉज लाइक कि ये क्या हुआ एकदम से, बिकॉज अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ, और मैं तो इवन तो सी सेक्शन के लिए तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, मैं नॉर्मल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा कि यहाँ पे डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि तबीयत खराब हो गई है, आपको भी अर्जेंसी में ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। यहाँ पे फिर होती है हस्बैंड की एंट्री। देखो, पूरी प्रेगनेंसी में भी हमारा रोल कहाँ पर होता है, या तो अलग तरीके की कोई क्रेविंग्स हो रही होती है, या बर्गर की, पिज्जा की, या किसी चीज की, वो कहीं से पर्टिकुलर चीज लेकर आनी है। डोनट्स की जो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में कभी किसी मॉल से, कभी किसी मॉल से, कभी कहीं से हम लोगों ने मंगा के खाए हैं। हम लोगों ने नहीं, कनिका ने, और साथ के साथ मुझे भी खाने पड़ते थे। तो हम दोनों का वेट साथ में बढ़ा है। और हमारी मेन रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, डिलीवरी के टाइम पे आप एक हॉस्पिटल में टाइम पर मदर को ले जा सको। बस यही 2 जगह ही एक हस्बैंड की उस टाइम जरूरत पड़ती है, बाकी तो इमोशनल सपोर्ट के लिए साथ में रहना ही होता है। क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी में 5 से 7 टाइम देख के पंक्चुअलिटी के साथ रोना होता है, सारी चीजें होती है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो खैर वो सारी चीजें कनिका ने आपको बताई हैं। तो हमारा तो ये एक्सपीरियंस था, बस जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो वहाँ पे सारे डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल थे। तो उन्होंने तो फटाफट से वो, जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने वो एक सोनोग्राफी मशीन होती है जिससे हार्ट बीट वगैरह चेक होती है। नर्स कहती कि हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो कनिका ने रोना शुरू कर दिया। हम लोग सभी काफ़ी घबराए हुए थे, तो कनिका को हमने दूसरे रूम में भेजा, एंड देन डॉक्टर ने चेक किया सोनोग्राफी मशीन से, तो उसको भी दूसरी सोनोग्राफी मशीन से, तो उसको भी कोई साउंड नहीं आ रहा था हार्ट बीट का। देन फिर वो अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर गए, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर कहते हैं कि बहुत हल्की हल्की हार्ट बीट है, पानी वॉर्म से काफ़ी सूख चुका है, तो इसलिए बच्चे की मूवमेंट भी नहीं है, तो हमें जल्दी से जल्दी सर्जरी करके उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो कनिका का उस टाइम ना ब्लड भी काफ़ी कम था, 8 या 8.5 था इसका ब्लड उस टाइम, हीमोग्लोबिन। सो उन्होंने मेरे को तो भेज दिया था कि आप ब्लड बैंक जाओ और वहाँ से आप फटाफट से 2 यूनिट ब्लड की लेकर आओ। एंड जब तक मैं वापस आया था तब तक कनिका को ऑलरेडी ओटी में शिफ्ट कर दिया था।
तो जब मेरे आने के और शेरी के होने में सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस था, तो इतने में ही शेरी के रोने की आवाज़ आ गई। तो फिर डॉक्टर ने 5 मिनट बाद हमें आके बता ही दिया कि एवरीथिंग इज़ फाइन, और शेरी मतलब बेबी भी ठीक है और मदर भी ठीक है। और फिर 15 मिनट बाद उन्होंने शेरी को हमें ला कर दे दिया था। देन उसके 1 घंटे बाद कनिका आई थी ऑपरेशन थिएटर से। बेबी आया, वेट कर। मम्मी भी अंदर है, वो लेके बैठे हैं। वो अंदर आके कह रहे दादी रो रही है बहुत जोर से। दादी नहीं होती, लड्डू है। क्या नाम? देखो नहीं होता है कुछ होश नहीं था। लड्डू। बेसिकली ये थी हमारी जर्नी, हमारी नहीं, बेसिकली कनिका ने काफ़ी वो किया है इस चीज़ को। सफ़र कहो या जर्नी कहो या ब्यूटीफुल मोमेंट्स कहो, तो हम बेसिकली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने थे। तो हमने तो शेरी को बर्थ दिया ही है, बट शेरी ने भी हमें बर्थ दिया, क्योंकि उससे पहले ये सिस्टर थी, डॉटर थी, मैं सन था, ब्रदर था। शेरी ने आकर हमें मदर एंड फादर बनाया। तो कंटिन्यू करो आगे, आप ही का वीडियो है। तो ये थी हमारी जर्नी। फिर ओटी में ले गए, वहाँ पे उन्होंने अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट किया, मेरे को इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। आफ्टर 15 या 20 मिनट्स बाद मुझे बेबी के रोने की आवाज़ आई, तो उन्होंने बताया कि आपको बेबी बॉय हुआ है। उसके बाद उन्होंने मेरे को नॉर्मल जो वार्ड था हमारा, मेरे को उसमें शिफ्ट कर दिया। फिर डॉक्टर ने बोला कि 24 आवर तक आपको बिल्कुल सीधे लेटना है, मूव नहीं करना है और बेबी को भी फीड नहीं कराना है। रीज़न ये है बेबी को फीड ना कराने का आफ्टर सिजेरियन, स्पेशली सिजेरियन की मैं बात कर रही हूँ, कि बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स की और एनेस्थीसिया की डोज होती है जो कि बेबी के लिए हार्मफुल होती है। इस वजह से वो मना करते हैं कि 24 आवर तक बेबी को फीड नहीं करवाना। धीरे धीरे जब एनेस्थीसिया का डोज का असर जब कम होता है ना बॉडी से, फिर प्रॉपर पेन फील होता है कि कितनी ज़्यादा वो पेन हो रही होती है उस टाइम पे। क्योंकि जब एनेस्थीसिया लग गया तब तो कुछ नहीं पता, नॉर्मल कट करा और बेबी बाहर आ गया। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद जब प्रॉपर पेन हमें फील होना शुरू होती है, फिर पता चला था कि ओ माय गॉड, इतने सारे स्टिचेस लगे हैं और इतनी पेन हो रही है। नेक्स्ट डे मैं उठी, धीरे धीरे डॉक्टर ने थोड़ा सा वॉक करवाया, क्योंकि वॉक करना भी डॉक्टर ने बोला था बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने बेबी को गोदी में लिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आप फीड करवा सकते हैं और आप भी कुछ खा सकते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। डॉक्टर ने मेरे को 24 आवर्स तक इंस्ट्रक्शंस दी थी, खाना भी कुछ नहीं है, बिकॉज ड्रिप लग हुई थी, तो उन्होंने मना किया था। उसके बाद फिर आई गेस 2 डेज़ हम हॉस्पिटल में रहे हैं। वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ चली हैं। शेरी का ब्लड ग्रुप भी टेस्ट हुआ, तो मेरे को भी 1 यूनिट ब्लड चढ़ा था उस टाइम पे। होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जो न्यू मदर्स हैं या जो मदर्स बन चुकी हैं या जिनका प्रेगनेंसी का पीरियड अभी चल रहा है, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस। ये रहा शेरी। आओ शेरी, पहले बता दो आप कितने ईयर्स के हो गए? 2। ओके, अच्छा, और आपका नाम क्या है? शेरी। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय।